हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपन फिजिकल केमिस्ट्री के डेढ़ नंबर की जो परिभाषाएं आती है वो पढ़ने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जो आपके केमिस्ट्री का थर्ड पेपर है उनके अंदर आपकी क्या होती है, जो डेढ़ नंबर की परिभाषाएं आती है वो करेंगे। लगभग अपन 10 से 15 परिभाषाएं करेंगे जिनसे आपके इस साल की वो जो परिभाषाएं आएंगी वो आपके हो जाएगी आसानी से। ठीक है, तो ये आप वीडियो पूरी देखना। और मतलब फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो पहले ही बना रखी है, फोटो केमिस्ट्री और जेबलोन्स की, वो दोनों देख लेना, आपकी यूनिट थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। उन 2 वीडियो से आपके एक 1.5 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 7.5 नंबर का सवाल आसानी से हो जाएगा। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं 1.5 नंबर के जो आपकी डेफिनेशन आती है वो, और जो 3 नंबर के सवाल आते हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर ओनली कौन सी परिभाषा पढ़ेंगे, 1.5 नंबर वाली। तो आपके एक चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी वाला, ये भी यूनिट थर्ड का चैप्टर है। तो इसके अंदर क्या होता है आपके कि रासायनिक बल गतिकी वाले चैप्टर से हर साल 1.5 नंबर की 2 परिभाषाएं पूछी जाती है। हर साल 1.5 नंबर की 2 परिभाषाएं पूछी जाती है। तो अपन इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस है जो एक पहले आई हुई है उनको अपन करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कोटि। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कोटि। कोटि किसे कहते हैं? कोटि तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रताओं का घातों का योग क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। परिभाषा समझ में पहले इधर देखना ना। मान लो आपके पास में कोई रिएक्शन इस तरह से N1A प्लस N2B, ये आगे रिएक्शन करके आपके बना रहे हैं N3C प्लस N4D। ठीक है, ये बना रहे हैं, है ना। मान लो ये अभिक्रिया उत्क्रम में अभिक्रिया तो आगे भी जा सकती है और रिवर्स भी हो सकती है ना। ये है कोई रिएक्शन है। तो अब आपने एक नियम पढ़ा होगा, गोल्डबर्ग-वागे का नियम, या उसे अपन बोलते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। गोल्डबर्ग-वागे नियम या द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ा है। वो नियम क्या कहता है? वो नियम कहता है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, वो नियम क्या कहता है? वो नियम कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है R, वो समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग R समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के। क्या कहता है गोल्डबर्ग-वागे का नियम है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम की अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर सांद्रता क्या है? A और B, ये A और B इस तरह से, और जो इनका आगे मोल होता है उनको ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पर N1 और यहाँ पर N2 आ जाएंगे। ठीक है, ये होता है आपके गोल्डबर्ग-वागे का नियम। जब इसको हटाते हैं तो एक नियतांक आता है के N1 और ये B N2। ठीक है, ये नियतांक आता है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रही है A और B के ऊपर जो घातों का योग है, A और B पर जो घातों का योग है उनको अपन बोलेंगे अभिक्रिया की कोटि। मतलब अगर आपको कोटि निकालनी हो तो आप कैसे लिखोगे इसको? N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, ये अभिक्रिया की क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। समझ में आया? अब परिभाषा वापस सुनना कोटि की। कोटि की और अणुसंकेतक की परिभाषा पहले आ चुकी है, तो 2020 के अंदर आ चुकी है। इस साल इनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझो क्योंकि अपन आगे इनका यूज लेने वाले हैं। तो कोटि की क्या परिभाषा है? अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग। अभिकारकों की सांद्रता, ये दोनों अभिकारकों की सांद्रता का घातों का योग, ये घाते हैं N1 N2 का योग क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। समझ में आएगी? अभिकारकों की सांद्रता की घातों का N1 N2 का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, कोटि क्या होती है? अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अभिकारक की होनी चाहिए, उत्पाद की नहीं होनी चाहिए ना। अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग, क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। ठीक है, N1 प्लस N2 क्या कहलाएगा? आपके कोटि कहलाता है ना। तो अब आपके एग्जाम के अंदर क्या आता है? सवाल आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। इनसे ये भी परिभाषा भी नहीं पूछी जाती है। इनके मतलब समाकलित वेग समीकरण पूछे जाते हैं और इनके अर्ध अविकल पूछे जाते हैं। तो अपन वो करते हैं, है ना। तो देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। किसकी बात करते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया।
तो शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि का मान शून्य होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि का मान शून्य होता है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कोटि मैं डायरेक्ट सिंपल लिख रहा हूं, ऐसी भी जिसमें कोटि का मान, अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि शून्य होती है वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया के अगर उदाहरण की बात करें तो ये देखना, जैसे 2NH3 है, ठीक है, 2NH3 जब आप इसका विघटन करते हो तो इसका विघटन नॉर्मल नहीं होता, इसको आपको उत्प्रेरक लेना पड़ता है, पीटी उत्प्रेरक लेते हो आप, प्लेटिनियम विघटन होता है तो आपके बनता है N2+3H2। क्या बनता है? N2+3H2 बनता है। ठीक है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब देखो यहाँ पर अगर आप कोटि निकालना चाहो तो कोटि क्या होगी ना, अगर आप निकालो तो कोटि क्या होगी, देखो R = आप क्या आएगा KNH3 ये आएगा ना। अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारकों की सांद्रता के बराबर, मतलब गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर सांद्रता NH2 की है तो NH2 लिख दिया, और यहाँ पर मोल कितने? दो मोल लिख दिया। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इसकी कोटि कितनी आ रही? 2 आ रही है। कोटि कितनी आ रही इसकी है? 2 आ रही है, मतलब जो ऊपर पावर होती है उसी तो अपन बोलते हैं कोटि। तो यहाँ पर तो कोटि 2 आ रही है, जबकि अपन ने यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया लिखा है कि कोटि कितनी होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। कोटि कितनी होनी है, मतलब इसकी कोटि कितनी है? शून्य है। इसकी इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है? शून्य है, लेकिन अपन यहां से देख रहे हो कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो ध्यान रखना कि कौन सी भी रासायनिक अभिक्रिया हो, अगर उसके अंदर आपकी कोई भी उत्प्रेरक दे रखा है, कौन सी भी रासायनिक अभिक्रिया हो और कोई भी उत्प्रेरक दे रखा हो, तो उसकी कोटि का मान हमेशा 0 होगा। उसकी कोटि का मान हमेशा कितना होगा? 0 होगा, 2 नहीं होगा। कितना होगा? 0 होगा। तो आप कोटि कितनी लिखोगे? 0 लिखोगे, यहाँ पर भी 0 लिखोगे। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है शून्य कोटि की अभिक्रिया के अंदर कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अगर कोई भी उत्प्रेरक दे रखा है, जैसे यहाँ पर प्लेटिनियम उत्प्रेरक दे रखा है, तो उसकी कोटि का मान 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी कोटि कितनी है शून्य कोटि की अभिक्रिया की? 0 है ना। इसकी कोटि कितनी होगी आपके? 0। अच्छा, एक और यहाँ पर आता है अणुसंकेता। अणुसंकेता को पहले बताना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया। अणुसंकेत होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं। अगर यहाँ पर देखें तो अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2 अणु भाग ले रहे हैं, मतलब इनका की जो संख्या होती है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, उनको अणुसंकेतक कहते हैं। तो यहाँ पर अणुसंकेतक कितनी है? 2 है। कितनी है? 2। जैसे एक और एग्जाम्पल देखना, H2+I2 आपस में अभिक्रिया करके 2HI बना रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर बात करूं कोटि कितनी है, इस अभिक्रिया के अंदर कोटि की बात करूं तो कोटि कितनी है? कोटि के लिए आप लिखोगे, कोटि के लिए आप लिखते हो कि देखो R = KH2, इसका आगे कितना है? इसका आगे कुछ नहीं तो अपन 1 मानते हैं, तो यहाँ पर 1। I2 के आगे भी कितना है? 1 है। तो कोटि क्या होगी इसकी? कोटि क्या होगी? इनका योग, घातों का योग 1 + 1 यानी 2। मतलब इसकी कोटि कितनी है? इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 2 है। और यहाँ पर अगर अणुसंकेता पूछूं मैं, अणुसंकेता कितने? देखो अभिकारक मतलब अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 अभिकारक है, एक H2 एक I2, इनके कितने कितने मोल? 1 मोल 1 मोल। अणुसंकेता भी कितनी है? 2 है। इन दोनों को जोड़ दो, मतलब एक है, एक अणु ये है, तो आपके कितने अणु, मतलब अणुसंकेता कितनी आएगी इसकी? 2 आएगी। तो इस तरह से आपकी कोटि और अणुसंकेता निकाला जाता है। तो ये होगी आपकी कोटि अणुसंकेता। अब इसके अंदर आपके सवाल क्या आता है? इसके अंदर आपके सवाल ये आता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखो। क्या लिखो? समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखो। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसका समाकलित वेग समीकरण होता है K = x/t। K = क्या होता है? x/t। जहां पर कहते हैं क्या समाकलित वेग समीकरण है? x क्या है? सांद्रता, और t क्या है? समय। सिंपल सा फॉर्मूला याद रह जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है? K = x/t, जहां x सांद्रता और t समय है। फिर इसके अंदर आता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल बताओ। अर्ध आयुकाल, शून्य कोटि अभिक्रिया को आपको अर्ध आयुकाल बताना है। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं अर्ध आयुकाल क्या होता है। तो अर्ध आयुकाल का मतलब समझ रहे हैं, कोई भी रिएक्शन के होने में पूरा आधा होने में जो समय लगता है उसे अपन अर्ध आयुकाल कहते हैं। कोई भी रिएक्शन के आधे होने में जो समय लगता है उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं।
और इसकी परिभाषा ऐसे लिखा है, तो जैसे मानो कि आपके पास में एक अभिकारक है ए, इसने अभिक्रिया करके बनाई बी उत्पाद बनाया, तो प्रारंभ में तो आपको पता है कि इसकी सांद्रता ज्यादा होती है, सांद्रता यानी मात्रा, इसकी मात्रा ज्यादा होती है, और फिर धीरे धीरे क्या बनने लगता है, उत्पाद बढ़ने लगता है, तो इसकी सांद्रता क्या होती जाती है, बी, ए की सांद्रता कम होती जाती है और बी की सांद्रता बढ़ती जाती है। ए की सांद्रता क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है, और बी की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ए की सांद्रता का सुनना, परिभाषा सुनना, अर्ध आयुकाल की परिभाषा ये आई हुई है ना, अर्ध आयुकाल की परिभाषा लिखो। तो आई तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है कि अभिकारक की सांद्रता का, अभिकारक की सांद्रता का आधा होने में लगा समय, आधा होने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्धायुकाल कहलाता है। हाँ, सिंपल सी परिभाषा लिखना कि अभिकारक की सांद्रता का आधा होने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्धायुकाल कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता का आधा होने में लगा समय क्या कहलाएगा, अर्धायुकाल कहलाएगा। मतलब ये जो है ना, मतलब ये तो पूरी रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन का आधा होने में जो समय लगता है उसे अपन क्या बोलते हैं, अर्धायुकाल बोलते हैं। ठीक है, इसे अपन दर्शाते हैं टी हाफ से, अर्धायुकाल को आप दर्शाते हो टी हाफ से, आधा होने में समय लिख रहे हैं तो टी हाफ से, और ये होता है आपके a/2 के, a/2 के। यहां पर देखो x और a भी यहां पर सांद्रता, ये क्या है, सांद्रता, ये प्रारंभिक सांद्रता होती है, प्रारंभिक सांद्रता है ना, ये उत्पाद की सांद्रता होती है, प्रारंभिक सांद्रता यानी अभिकारक की सांद्रता, और x होती है उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद सांद्रता। ठीक है, वैसे इनको निकाला, ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा, बाकी इनका डेरिवेशन होता है, लेकिन अपन को डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। परिभाषा किसे कहते हैं शून्य कोटि की, जिसकी कोटि का मान शून्य होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनकी कोटि का मान शून्य होता है उन्हें शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आपने बता दिया, क्योंकि प्लेटिनियम उत्प्रेरक होगा तो कोटि का मान शून्य होगा, अनुसंगीता 2 होगी, वेग समीकरण अर्धायुकाल बता दिया। अब अपन करते हैं प्रथम कोटि का, है ना। जैसे देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो नाम से पता चल रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनकी कोटि का मान कितना होता है, 1 होता है। ऐसी अभिक्रिया जिनकी कोटि 1 होती है, जिनकी कोटि कितनी होती है, 1 होती है, उन्हें प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या यहाँ पर ध्यान रखना, अभिकारक की है ना, सही सुनना, अभिकारक की कोटि 1 होती है, अभिकारकों की कोटि, उत्पाद को आपको नहीं देखना, अभिकारक को देखना। इसके अंदर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की कोटि 1 हो तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, यहाँ पर लिख देता हूं, और अभिकारक, उत्पाद नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसका अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो देखो एग्जाम्पल आपके NH4NO2 ये है। ठीक है, जब आप इसका विघटन करते हो, है ना, विघटन, तो ये आपका टूट जाता है N2+2H2O के अंदर। किसमें, N2+2H2O के अंदर। ठीक है, टूट गया ये। अब इसमें पूछिए इसकी कोटि कितनी है, तो कोटि देखो कितनी होगी। कोटि के लिए आप क्या करोगे, R=K, ये लिखोगे पहले पूरा, अभिकारक लिखोगे ना इसे, NH4NO2, और इसके ऊपर पावर कितनी, इसका आगे पावर कितनी, 1 लिखो, मतलब इसका आगे मोल कितने, 1 है, तो यहाँ पर पावर 1 लगाओगे, है ना। तो इससे आपको पता चल रहा है कि कोटि कितनी है, 1 है। कोटि कितनी है, 1 है, जितनी पावर है। अगर यहाँ पर और भी कोई संख्या में होते तो उसकी कोटि को जोड़ लेते, लेकिन कुछ नहीं है, इसलिए इसकी कोटि कितनी है, 1 है। कोटि कितनी, 1 है। अनुसंख्यता की बात करते हैं तो अनुसंख्यता मतलब अभिकारक के कितने अणु है इसमें, अभिकारक अब इसमें केवल 1 ही अणु है। कितना अणु है, 1 ही अणु, जो टूटकर N2+2H2 दे रहा है, और अनुसंख्यता भी कितनी है, 1 है। कोटि भी 1 है, अनुसंख्यता भी 1 है। ठीक है, अब अपन को इसका निकालना होता है। अब इसके अंदर आपके आता है कि प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण लिखो। प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण लिखो। तो क्या होता है प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। K=2.303/T log A/A-x। क्या होता है समाकलित वेग समीकरण, K=2.303/T log A/A-x। वे पूरे डेरिवेशन से आते हैं ना, ये तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल में अगर एग्जाम में हो तो इतना ही लिखना है। और आपको बता दूं, ये मतलब एग्जाम इतने आते नहीं है, जो अपन नेक्स्ट करेंगे द्वितीय कोटि का, वो एग्जाम के अंदर आता है।
तो यहाँ पर हम बता दूं, कहते क्या समाकलित वेग समीकरण है, टी क्या है, समय है, यहाँ पर ए और एक्स क्या है, तो वही है। ए क्या आपके प्रारंभिक सांद्रता, ए प्रारंभिक सांद्रता, और बी एक्स है आपके उत्पाद की सांद्रता। ठीक है। और फिर आता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल कितना होता है, इस पे सवाल भी आते हैं। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल होता है 0.693 अपॉन के। अर्धायुकाल कितना होता है, टी हाफ इक्वल टू कितना होता है 0.69, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना कि सिंपल डायरेक्ट एक लाइन में क्वेश्चन आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल लिखो, तो आपको ये लिखना पड़ता है। और कई बार एग्जाम्पल मतलब आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि मान लो कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको कितना दे रखा है, ये के का मान दे रखा होगा और आपको टी हाफ की वैल्यू पूछेगा, तो आप इसका मतलब के की वैल्यू यहाँ पर पुट करना, टी हाफ का मान आपके आ जाएगा, है ना। तो ये आपके था प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब अपन करते द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। मतलब ये जो आपके ये वाला जो चैप्टर है इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल 2 डेफिनेशन आती है। तो यूनिट 3 से आपको 3 डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है। अब कौन सी आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो सिंपल से आप क्या परिभाषा लिखोगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों की घातों का योग 2 होता है। घातों का योग कितना होता है, 2 होता है, या जिनकी कोटि 2 होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों की कोटि 2 होती है उन्हें द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारकों की कोटि, अभिकारकों की कोटि 2 होती है ना, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। अभिकारकों की कोटि कितनी होती है, 2 होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों की कोटि 2 होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो आपके, एग्जांपल आप इस तरह से हैं, जैसे आपके 2HI है ना, 2HI, ये इसका विखंडन हो रहा है, ये H2 प्लस I2 दे रहा है, H2 प्लस I2 दे रहा है। 2HI था, इसका विखंडन हो H2 प्लस I2, H2 दिया और I2 दिया, मतलब इसके अंदर टूट गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं निकालू कोटि, R इक्वल टू आपके लिखोगे के, अभिकारक लिखोगे नहीं, यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता HI और इसकी मोल कितने, यहाँ पर 2 मोल है, तो ये ऊपर अपन इसे लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका ये होता है R इक्वल टू के HI की पावर 2। अब यहाँ से कोटि कितनी हो गई, कोटि 2 हो गई। अगर मैं पूछूं अनुसंख्यता, कोटि कितनी है, 2 है ना, और मैं अगर पूछूं अनुसंख्यता कितनी है, अभिकारक के कितने अनुभाग ले रहे हैं, 2 अनुभाग ले रहे हैं, तो अनुसंख्यता भी कितनी होगी आपके, 2 हो गई। ठीक है, इस तरह से है। और इसके एक और एग्जांपल देख लो, जैसे ये इंपॉर्टेंट इसलिए CH3COO ठीक, ये है, ये अभिक्रिया करता है NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो आपके बनता है CH3COONA प्लस C2H5OH, CH3COO C2H5 प्लस NaO से क्या बनेगा, CH3COONA प्लस C2H5OH बनेगा। तो यहां से देखो कोटि कितनी हो गई, अब मैं कोटि डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, या चलो पूरे लिख लेता हूं। R इक्वल टू आप लिखोगे के कोष्टक में CH3COO C2H5, ठीक है। इसके मतलब आगे कितने मोल, 1 मोल है, इसके भी 1 मोल ही है, ऊपर आप लिखोगे 1, और यहाँ पर NaOH भी है ना, तो अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको NaOH, और यहाँ पर आप लिखोगे 1, ठीक है। तो कोटि कितनी हो गई, कोटि इसकी कितनी होगी, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 यानी 2। और अनुसंख्यता कितने अनुभाग लिए, इसका 1 अणु, 1 अणु ये, 1 अणु ये, टोटल 2 हो गए। अनुसंख्यता और कोटि क्या समान है, ठीक है। तो ये आपकी होगी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब इसके अंदर क्या होता है, एग्जाम के अंदर मतलब लगभग 1 साल छोड़कर 1 साल इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फिर उसका आंसर आपको बता दूंगा ना, तब तक ये नोट कर लो आप। तो आपके जो सवाल आया वो है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण लिखना है। इसके लिए भी आपको वेग स्थिरांक का समीकरण लिखना है, लेकिन एक कंडीशन दे रखी कि जबकि अभिकारकों की सांद्रता समान हो। जो आपने अभिकारक लिए, जैसे आपने एग्जाम्पल किया था CH3COO C2H5 प्लस NaOH, तो इन दोनों की सांद्रता समान होगी, मतलब ये भी 50% होगा, ये भी 50% होगा, इसका मतलब ये है ना।
तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना, और ये साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला तो आप याद करके ही जाना, ये वाला सवाल एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा ये वाला, है ना। तो आपके इसका फॉर्मूला होता है क्या, इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं 2.303 टी ए माइनस बी लॉग बी अपॉन ए, फिर यहां पर लिखना ए माइनस एक्स और यहां पर लिखना बी माइनस एक्स। आया समझ में, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी ए माइनस बी लॉग बी अपॉन ए, और यहाँ पर जस्ट उल्टा देख लेना, बी है तो ए माइनस एक्स और यहाँ पर ए है तो बी माइनस एक्स, जस्ट उल्टा, है ना। बी के बाद में ए आएगा और ए के बाद में बी आ रहा है ऊपर नीचे। तो ये आपके फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको बताना ए और बी क्या है, बाकी सब तो पता है, ये वेग स्थिरांक, ये समय है, और यहाँ पर ए क्या है, जो अभिकारक ए है ना, फर्स्ट अभिकारक की सांद्रता, फर्स्ट अभिकारक की सांद्रता, और ये है सेकंड अभिकारक की सांद्रता। बी क्या, सेकंड अभिकारक की सांद्रता। जैसे एक बार देख लो, अपन ने एक लिखा था CH3COO C2H5 प्लस NaOH, आगे रिएक्शन बनी थी वो आपको देखनी है ना। तो यहां पर देखो कि ये मान लो आपने इसे ए माना है, इसे आपने बी माना है, तो ए क्या है, ए इसकी सांद्रता है और बी क्या है, इसकी सांद्रता है ना। तो इससे अपन क्या कहते हैं, दोनों अभिकारकों की सांद्रता समान होती है, इसका फॉर्मूला ये लगता है। तो ये नोट कर लेना आप। अब इसके बाद में आता है आपके सवाल आता है कि छद्म कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपके सवाल आता है छद्म कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपके एक सवाल आता है कि छद्म कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, छद्म कोटि अभिक्रिया। तो अभी आपने अगर गौर किया हो ना, तो आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया देखना कि वहां पर जितनी कोटि आ रही थी ना उतनी अणुसंख्यता आ रही थी। एक बार वापिस देखना आप, या नोट करो तो देखो कि जितनी कोटि आ रही थी उतनी अणुसंख्यता आ रही थी। किसमें, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में देखो कोटि और अणुसंख्यता की संख्या बराबर आ रही थी। शून्य कोटि के अंदर जरूर अलग था, क्योंकि उसमें शून्य कोटि के अंदर कोटि 0 थी, अणुसंख्यता अलग आ रही थी। लेकिन बाकी जो रिएक्शंस होती है, जैसे प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि की जो अभिक्रिया होगी ना, उनके अंदर क्या होता है, कि जितनी कोटि होती है उतनी अणुसंख्यता होती है। तो छद्म कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोटि और अणुसंख्यता का मान भिन्न भिन्न होता है, उन्हें छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा लिखता हूं मैं, ऐसी अभिक्रिया जिनमें कोटि व अणुसंख्यता के मान भिन्न भिन्न होते हैं, क्या होता है, डिफरेंट होता है, उन्हें छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आगे आप लिख देना, उन्हें छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोटि व अणुसंख्यता के मान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना, पास में CH3COO C2H5 है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, जल में आपने मिलाया और आगे रिएक्शन होकर आपका बना CH3COOH प्लस C2H5OH, है ना। ये आपकी कोई रिएक्शन है। अगर मैं पूछूं कि इसकी कोटि कितनी है, अगर मैं आपसे इससे पूछूं इसकी कोटि और अणुसंख्यता कितनी है, तो बताओ। तो सबसे पहले आप बता दो अणुसंख्यता कितनी है। अणुसंख्यता तो आप बोलोगे कि एक अणु इसका तो टोटल 2 अणु है। कितने अणु, 2 अणु। तो अणुसंख्यता इसकी 2 जो सही है। यहाँ पे एक और थोड़ी सी कंडीशन है, इसकी जो सांद्रता है, मतलब ये जो अणु है इसकी सांद्रता कम है, और इसकी सांद्रता मतलब H2O की सांद्रता क्या है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, आधिक्य। सांद्रता का सिंपल सा मतलब होता है मात्रा, कि किसकी कितनी मात्रा है। तो ध्यान रखना, इसकी मात्रा बहुत कम है, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, H2O की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब आप इसकी कोटि निकालो, क्या निकालो, कोटि निकालो। तो आप कोटि निकालोगे तो आपको होगा कि जैसे ऐसे निकालते हो ना, CH3COO C2H5, यहाँ पर इसके ऊपर भी 1 और H2O के ऊपर भी 1, तो कोटि भी 1 + 1 यानी 2 आ रही है। कोटि भी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो सर ये परिभाषा गलत होगी छद्म कोटि की अभिक्रिया, इसमें तो कोटि और अणुसंख्या भिन्न भिन्न आती है।
जबकि यहाँ पर तो सेम आ रही है। तो यहाँ पर भी इसकी जो कोटि होती है ना, इसकी कोटि वो एक होती है। कितनी होती है इसकी कोटि से अभिक्रिया की कोटि? एक होती है। अब ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर जो कंडीशन लिखी हुई ना कि इसकी सांद्रता, इस अणु की सांद्रता बहुत कम है और H2O की सांद्रता बहुत अधिक है। मतलब सिंपल सा मतलब है कि ये जो अणु है बहुत कम मात्रा में है और H2O बहुत अधिक मात्रा में है। H2O इतनी अधिक मात्रा में होता है इस रिएक्शन में कि अगर मैं H2O की सांद्रता में कुछ परिवर्तन भी करता हूँ ना तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। मतलब मैंने अगर इस H2O को मतलब निकाल भी लिया, थोड़ी H2O की मात्रा निकाल भी ली, तो भी इस H2O की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये एजिटीज का एजिटीज रहता है। इसलिए जब इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता ना, तो फिर इसकी सांद्रता को अपन क्या करते हैं? स्थिर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्थिर मान लेते हैं। तो फिर इसकी क्या करते हैं अपन? इसको कोटि के अंदर इसको काउंट ही नहीं करते, अपन काउंट केवल इसको करते हैं। और अगर इसको काउंट करेंगे तो इस वाली चीज को अपन हटाना पड़ेगा और इसकी कोटि कितनी आएगी? एक आएगी। कितनी आएगी इसकी कोटि? एक आएगी। सुनना वापिस है, मतलब देखो, एक होता है आपके रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। सांद्रता में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर H2O इतनी ज्यादा मात्रा में होता है कि अपन अगर इसके अंदर इसकी H2O की मात्रा निकाल भी ले तो भी इसमें सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, एजिटीज रहता है। तो जब सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता तो इसको अपन नेग्लेक्ट करते, छोड़ देते कि इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो केवल इसको देखा जाता है। इसकी कोटि कितनी आएगी? एक आएगी। लेकिन अणुसंकेत क्या कहती है? अणुसंकेत में तो आपको बताना होता है कि कितने अणु भाग ले रहे हैं। तो इसके अंदर इसका एक अणु, इसका एक अणु, टोटल 2 अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो अणुसंकेत 2 है, कोटि 1 है। कोटि और अणुसंकेत मान क्या है? भिन्न भिन्न आ रहे हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। रीजन क्या समझ में आ गया ना? इसकी मात्रा क्या ज्यादा है, इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए अपन इसको नगण्य मान लेते, मैं छोड़ देते इसको। ठीक है, अब अपन करते हैं क्रमागत अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? क्रमागत अभिक्रिया। क्रमागत अभिक्रिया देखो क्या होती है क्रमागत अभिक्रिया। ये अब जो पढ़ रहे हैं ना ये इंपॉर्टेंट आपके। क्रमागत अभिक्रिया तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, मैं परिभाषा लिख देता हूं। देखो इसकी परिभाषा क्या है क्रमागत अभिक्रिया की? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिक्रिया का उत्पाद दूसरी अभिक्रिया के लिए, सॉरी यहां पर अभिकारक का काम करें। अभिकारक का काम करो, उसे क्रमागत अभिक्रिया कहते हैं। देखो मैं समझाता हूं इसको। मान लो आपके पास में कोई रिएक्शन है ए, ये ए कोई आपके अभिकारक था, उत्पाद इसने अभिक्रिया कर बी उत्पाद बनाया। ए क्या था? ए यहाँ पर अभिकारक था, अभिक्रिया की इसने और बी क्या उत्पाद बनाया। अब कोई दूसरी जो रिएक्शन होगी उसके अंदर ये बी क्या कर रहा है? ये बी क्या कर रहा है? किसी अभिकारक का काम कर रहा है। सुनना वापिस सुनना। मतलब ये कोई रिएक्शन थी, ए था, ए अभिकारक था, इसने अभिक्रिया करके क्या बना लिया? बी बना लिया। तो बी यहाँ पर क्या है? उत्पाद है। अब यही बी इस अभिक्रिया के लिए किसका काम कर रहा है? भाई अब यहाँ पर तो ये अभिकारक हो गया ना, यहाँ पर ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया, और ये क्या हो गया? सी आपके उत्पाद हो गया। ठीक है, अब जैसे सी आगे रिएक्शन करके डी बनाता है, तो सी अब यहाँ पर क्या हो गया? अभिकारक हो गया, और डी क्या हो गया? आपके उत्पाद हो गया। मतलब इस तरह से रिएक्शन चलती रहती है जब तक कि आपका अणु जो है वो समाप्त नहीं हो जाता, या लास्ट प्रोडक्ट नहीं बन जाता, है ना। ए था, अब रिएक्शन करके बी बनाया, तो बी यहाँ पर उत्पाद हो गया, लेकिन इस रिएक्शन के लिए बी क्या है? अभिकारक है। और यहाँ पर उत्पाद क्या बना? सी बना, तो यहाँ पर सी क्या? उत्पाद है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए सी क्या? अभिकारक है। तो इस तरह से मैंने परिभाषा लिखी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिक्रिया का उत्पाद दूसरी अभिक्रिया के लिए अभिकारक का काम करे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिक्रिया का उत्पाद दूसरी अभिक्रिया के लिए अभिकारक का काम करे, उसे अपन क्रमागत अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसे एक और एग्जांपल से समझो। जैसा आपके एग्जांपल है CH2O CH2, ठीक है, इसे बोलते हैं एथिलीन ऑक्साइड, ठीक है, ये बोलते हैं। अब देखो कि जब इसकी रिएक्शन होती है तो पहले अपन इसका अभिकारक मान रहे हैं, ये आगे रिएक्शन करके ये बना था आपके CH3CHO, इसने रिएक्शन की, इसने क्या बनाया? CH3CHO। अब ये
CHO आगे अभिक्रिया करके आपके बनाता है CH4 प्लस CO, CH4 प्लस CO बनाता है। तो देखो ये अभिकारक है, इस अभिकारक के लिए उत्पाद क्या ये है। अब ये उत्पाद किसका काम कर रहा है, यहाँ पर अभिकारक का काम कर रहा है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, क्रमागत अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्रमागत अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, समांतर अभिक्रिया। इंपोर्टेंट, ये भी परीक्षा में आ सकती है। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मुख्य अभिक्रिया के साथ में एक और अभिक्रिया चलती है उसे समांतर अभिक्रिया कहते हैं। समझ क्या है परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें मुख्य अभिक्रिया के साथ साथ एक और अभिक्रिया चलती रहती है उसे समांतर अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया, सुनना परिभाषा के लिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें मुख्य अभिक्रिया के साथ साथ एक और अभिक्रिया चलती रहती है उसे अपन क्या कहते हैं, समांतर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखना एग्जांपल से, डायरेक्ट एग्जांपल समझते हैं। 6KClO4 देगा, 6KClO4 देगा। जब अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जब ये रिएक्शन करता है आगे, तो इसकी दो तरह की अभिक्रिया इसमें साथ में चलती रहती है। एक अभिक्रिया तो आपको बनती है KCl प्लस O2, 2KCl प्लस 3O2 ये बनता है। एक अभिक्रिया तो आपकी ये होती है। ठीक है, एक अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया चलती है, और एक और अभिक्रिया चलती है आपकी 3KClO4 प्लस KCl। कितनी अभिक्रिया साथ में चल रही है, एक ये अभिक्रिया। जब इसका ये रिएक्शन करता है ना, तो दो तरह की रिएक्शन होती है, एक ये रिएक्शन, एक ये रिएक्शन, मतलब ये दोनों साथ साथ में चलती रहती है, समांतर अभिक्रिया, इसलिए इसका नाम ही समांतर। मतलब जब ये बन रहा होता है ना, तब ये भी बन रहा होता है साथ साथ में। तो होता क्या है कि ये जो ऊपर वाली रिएक्शन होती है ना, इसे अपन मुख्य अभिक्रिया कहते हैं। मुख्य अभिक्रिया मतलब मेन जो आपको अभिक्रिया होगी ये होगी। मेन अभिक्रिया तो क्या होगी, ये वाली होगी। ये है ना 50% से ज्यादा होती है। ये क्या होती है, मतलब 50% से जो ज्यादा रिएक्शन होती है वो ये होती है। और ये वाली जो रिएक्शन है, ये पार्श्व रिएक्शन, पार्श्व अभिक्रिया, पीछे होने वाली अभिक्रिया। और ये 50% से क्या होती है, कम होती है, मतलब लगभग 10%, 20% ऐसे। मेन ये 80%, 90% ये रिएक्शन ये होगी है, और ये इसके पीछे पीछे चलती है, मतलब साथ साथ में चलती रहती है। इसे अपन क्या कहते हैं, समांतर अभिक्रिया कहते हैं ना। दो रिएक्शन, एक ही अभिकारक है, दो अभिक्रिया कर बता रहा है, मतलब दो उत्पाद बना रहा है, ये और ये है। इसमें ये मुख्य रूप से बनता है, ये इसके साथ साथ में बनता है, लगभग 20%, 30%, है ना। तो ये आपकी होगी समांतर। अब अपन बात करते हैं सक्रियण ऊर्जा। 3 टॉपिक एक साथ में बात करेंगे, संक्रियक, संकर या संकुल। फिर अपन इसी से बात करेंगे अपन सक्रियण ऊर्जा, और फिर अपन बात करेंगे देहली ऊर्जा। वैसे तो पढ़ते रखा होगा आपने ये, फिर थोड़ा और देख लो देहली ऊर्जा। तो देखो कोई भी रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, इनको समझाने के लिए मैं रिएक्शन से समझा रहा हूं। मान लो आपके पास में H2 प्लस I2 है ना, H2 प्लस I2, ये अभिक्रिया करके आपको पता है 2HI बनाते हैं। यह तक आपने सब में पढ़ा है, H2 प्लस I2 अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, 2HI बनाते हैं। अब देखो अपन क्या सब रिएक्शन ऐसे लेते ये बनता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब अभिकारक और उत्पाद के बीच में पहले एक मध्यवर्ती बनता है, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, एक मध्यवर्ती बनता है, फिर उत्पाद बनता है। देखो कैसे, जैसे आपके पास में H, ये H बॉन्ड इस तरह से, ठीक है, ये H को मैंने बॉन्ड के रूप में दर्शा दिया, प्लस ये I और ये I को मैंने बॉन्ड के रूप में दर्शा दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे इनके ये रिएक्शन कैसे करते हैं, पहले देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, देखना ना, H और H के बीच में बॉन्ड टूटता है, तो मैंने ऐसे ये बॉन्ड टूट रहा है, इस तरह से ना बॉन्ड टूट रहा है। इसी प्रकार I के बीच में बॉन्ड टूटेगा, I और I के बीच में इस तरह से बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट रहा है। ये क्या हो रहा है, पहले बॉन्ड था, अब बॉन्ड टूट गया। और क्या होता है, इनके बीच में बॉन्ड बनता है, HI के बीच में बॉन्ड बनता है, इनके बीच में बॉन्ड बनता है। भाई ये तो बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, इसे अपन बोलते हैं मध्यवर्ती।
इसे क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती। इस मध्यवर्ती की ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है इस मध्यवर्ती की ऊर्जा, बहुत ज्यादा होती है। तो ये अपनी ऊर्जा का ह्रास करके मतलब कमी कर कर किस में बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, उत्पाद में। तो देखो अब ये बॉन्ड तो पूरा टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा HI प्लस HI, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, HI बॉन्ड बन गया, और ऐसे ही आप क्या लिखते हो, 2HI लिखते हो। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। इनके बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में, ये अभिकारक है, ये आपके उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक मध्यवर्ती बनता है जिसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और ये अस्थायी होता है। क्या होता है, ये अस्थायी होता है, बहुत कम समय के लिए बनता है और फिर आपके उत्पाद बन जाता है। तो जो मध्यवर्ती बनता है ना, ये मध्यवर्ती, इसी मध्यवर्ती को अपन बोलते हैं संक्रियत संकर। क्या बोलते हैं, संक्रियत संकर या संकुल। आगे समझ में, इस मध्यवर्ती को क्या बोला जाता है, संक्रियत संकर या संकुल। तो इसकी अगर आपके परिभाषा जाता है तो आप क्या लिखोगे, संक्रियत संकुल की परिभाषा क्या लिखोगे, मैं बोल रहा हूं आप लिख लेना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में बनने वाले मध्यवर्ती को संक्रियत संकर कहते हैं, जिसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, ये अस्थायी होता है, ये अपनी ऊर्जा का ह्रास करने का मतलब कमी कर उत्पाद में बदल जाता है। इस तरह से एक बार वापस बोल रहा हूं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के बीच बनने वाले मध्यवर्ती को संक्रियत संकर कहते हैं, जिसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, ये अस्थायी होता है, ये अपनी ऊर्जा का ह्रास कर उत्पाद में बदल जाता है। ठीक है, ये तो आपकी इसकी परिभाषा होगी संक्रियत संकर या संकुल की। अब सेकंड परिभाषा अपन करते हैं संक्रियण ऊर्जा की। तो सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, सुनना, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक को मध्यवर्ती में बदलते हैं, उसे अपन बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। समझ में आ गई परिभाषा कि अभिकारक की वह न्यूनतम या वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को मध्यवर्ती में बदलते हैं, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, या आपकी सक्रियण ऊर्जा भी होगी। सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा सुनना, जो अभिकारक को किसमें बदलते हैं, मध्यवर्ती में बदलते हैं। अब देली ऊर्जा की परिभाषा सुनना। तो देली ऊर्जा की परिभाषा की वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदलते हैं, ये तो आपके सक्रियण ऊर्जा, या आपके देली ऊर्जा। देली ऊर्जा की परिभाषा क्या है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदलते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदलते हैं, उसे देली ऊर्जा कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को मध्यवर्ती में बदलते हैं, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में बनने वाले मध्यवर्ती को संक्रियत संकुल कहते हैं। ये आपकी तीन परिभाषा हो गई। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। स्वतंत्रता की कोटि किसे कहते हैं, श्रोडिंगर समीकरण की इक्वेशन लिखो। हैमिल्टोनियन संकारक के रूप में श्रोडिंगर समीकरण लिखो। तो सिंपल इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया इनको। देखो, स्वतंत्रता की कोटि किसे कहते हैं, त्रिविमीय आकाश में अणु कितने प्रकार से गति करने के लिए स्वतंत्र, इसे स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। मतलब कोई भी अणु है वो 3D के अंदर, त्रिविमीय 3D के अंदर किस प्रकार, मतलब कैसे गति करने के लिए स्वतंत्र है, वो इसकी क्या कहलाती है, स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। मतलब वो एक दिशा में गति करता है या दो दिशा में गति करता है, तीनों दिशाओं में गति करता है, एक्स के अनुदिश, एक्स वाई के अनुदिश या एक्स जेड के अनुदिश गति करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, स्वतंत्रता की कोटि कहलाता है। इसके कुल मान 3n होते हैं। मतलब स्वतंत्रता की कोटि के जो कुल मान होंगे वो आपके कितने होते हैं, 3n होते हैं। यहाँ पर जो 3 है ना, इसका मतलब होता है कि जो भी आपके पास में अणु वो 3 प्रकार की गति कर सकता है। या तो स्थानांतरण गति कर सकता है, या गुणन गति कर सकता है, या कंपन गति कर सकता है। ये 3 प्रकार की गति करता है अणु। और एन का मतलब है यहाँ पर कि जो भी आपके पास में अणु है उसके अंदर परमाणु कितने हैं, अणु भाई परमाणु से मिलकर बना तो उसके अंदर परमाणु कितने हैं, तो इसके टोटल मान कितने होते हैं, 3n होते हैं। देखो, ये एक विमीय का मतलब होता है ये इस तरह से, मतलब कोई अणु एक ही दिशा में गति कर रहा है, मैं इसको मान रहा हूँ कि वो x दिशा में गति कर रहा है एक अणु। अगर द्विविमीय की बात करें तो 2 दिशा होगी, जैसे y, मतलब अब जो अणु होगा वो किस x और y के अनुदिश गति करेगा, द्विविमीय। और एक मान लो आप इस तरह से गति करते हो तो ये z, अब अणु कैसे गति करेगा, त्रिविमीय गति करेगा, x y z तीनों के अनुदिश गति करेगा। तो ये आपके स्वतंत्रता की कोटि है। मतलब इसके अंदर वो अणु किस प्रकार स्वतंत्र रूप से गति कर पाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। नेक्स्ट आपके श्रोडिंगर समीकरण पता ही आपको, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी सही इक्वल टू 0। वैसे ये नहीं आने वाली एग्जाम के, लेकिन ये एग्जाम के अंदर आएगी, ये वाली इंपॉर्टेंट।
हैमिल्टोनियम संकारक के रूप में, हैमिल्टोनियम संकारक के रूप में श्रोडिंगर समीकरण को लिखो, ये आएगी। तो सिंपल से लिखना है एच कैप, एच के ऊपर कैप है, इसे अपन संकारक बोलते हैं। एच कैप साई इजिकल टू ई साई, ये जो श्रोडिंगर समीकरण है इसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन संकारक। अब यहाँ पर एच कैप वो ध्यान रखना है, एच कैप है ये आपके क्या है, हैमिल्टोनियम संकारक है। एच कैप क्या है, हैमिल्टोनियम संकारक है। और ये क्या होता है, ये होता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, डेल स्क्वायर प्लस वी। यहाँ पर आप इस तरह से लिखना, जहां पर एच क्या है, एच यहाँ पर लिखना है हैमिल्टोनियन संकारक है और इसका मान ये होता है। मतलब ये क्या करता है, एच क्या करता है कि जो आपकी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, उनका योग होता है संकारक के रूप में। ये संकारक के रूप में, ये गतिज ऊर्जा, ये स्थिति ऊर्जा का योग है हैमिल्टोनियन संकारक, है ना। इनको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। अपन करते हैं नेक्स्ट सवाल, वो है आपकी कार्यफलन किसे कहते हैं या देली ऊर्जा किसे कहते हैं। सवाल आता है कार्यफलन या देली ऊर्जा किसे कहते हैं, एक ही बात, या देली आवृत्ति भी लिखा आता है ना, एक ही बात होती है। तो कार्यफलन किसे कहते हैं, तो आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या कहता है, ये कोई धातु है, इस धातु पर क्या करता है कि कोई प्रकाश आपतित होता है, तो यहाँ से क्या निकलने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। धातु की सतह से मतलब इस पर प्रकाश पड़ता है, फोटोन पड़ते हैं, तो यहाँ से क्या निकलने लगता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहता है। तो ध्यान रखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव में मान लो आपके उसके धातु की सतह पर फोटोन पड़ रहे हैं, विकिरण आ रही है, तो ये नहीं कि हर बार इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हर बार इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब इन फोटोन, ये जो फोटोन एक न्यूनतम ऊर्जा तक इस धातु की सतह पर ऊर्जा देंगे। जैसे परिभाषा समझने इसकी, प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु की सतह से, प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, उसे अपन कार्यफलन कहते हैं। मतलब सारे जो फोटोन होंगे वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं करेंगे, जिनकी ऊर्जा मतलब इन फोटोन की ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि वो जो न्यूनतम ऊर्जा होती है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों निकालने के लिए, उनको पार कर सके। जैसे ऐसे समझना, आपकी जो सीजियम होता है ना, उसकी कार्यफलन होता है, देली ऊर्जा होती है 2.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, इसको ऐसे समझना। तो अगर आप जैसे आप सीजियम धातु, ये सीजियम धातु, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, फोटोन आ रहे हैं, तो ध्यान रखना कि फोटोन की अगर ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा अगर 2.41 वोल्ट से अधिक होगी तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर इससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है, इससे फोटोन की ऊर्जा कम है, तो वहां से वो इलेक्ट्रॉनों को नहीं निकाल पाएंगे। तो इसे अपन न्यूनतम ऊर्जा कहते हैं। मतलब सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, उस न्यूनतम ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, कार्यफलन या फाई कहते हैं या देली ऊर्जा कहते हैं, है ना। सीजियम के लिए कितनी होती है, 2.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब देखो क्या होती है, ये देखो ये जो आ रहा है आपकी क्या फोटोन है एचम्यू, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या दी, न्यूनतम ऊर्जा दी, मतलब इसने क्या दी, न्यूनतम ऊर्जा। यहाँ पर न्यूनतम ऊर्जा इसने ग्रहण की फाई, और ये फाई से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है गति ऊर्जा। तो ये एचम्यू मतलब टोटल फोटोन की जो ऊर्जा वो किसके बराबर होगी, फोटोन की ऊर्जा एक तो इसकी आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा के बराबर प्लस इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित ऊर्जा के बराबर। तो एचम्यू को आप क्या लिखोगे, 5 प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से 5 इक्वल टू क्या जाएगा, एचम्यू माइनस हाफ mv स्क्वायर। ठीक है भाई, एचम्यू किसके बराबर होगा, जितनी ऊर्जा पहले तो धातु की सतह ने ग्रहण की इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 5 के बराबर, प्लस इलेक्ट्रॉन अगर उत्सर्जित होगी तो उनकी ऊर्जा कितनी है, हाफ mv स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दो, एचम्यू आ जाएगा, यहाँ से आप फाई निकाल सकते हो। तो ये आ गया आपके कार्यफलन। सेकंड परिभाषा जो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए वो है आपके स्टीफन नियम किसे कहते हैं। स्टीफन नियम लिखो। तो परिभाषा क्या है इसकी, किसी कृष्णिका की सतह से इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से, इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से, मतलब जो समय होना चाहिए वो भी एक होना चाहिए और जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो भी एक होना चाहिए, से उत्सर्जित ऊर्जा उसके परम ताप के चौथी घात के समानुपाती होती है। मतलब इतना सा मतलब है कि कोई भी आपकी जो कृष्णिका पिंड होता है ना, उससे उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है ई, मतलब उससे जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है ई, वो समानुपाती होती है उसके ताप की चतुर्थ घात के। बस इसका मतलब ये स्टीफन नियम क्या कहता है कि कृष्णिका की सतह से जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है ई, वो उसके ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, उसके ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। और जब आप इसे हटाते हो तो ई इक्वल टू सिग्मा T4। सिग्मा क्या होता है यहाँ पर, स्टीफन नियतांक, और इसका मान होता है आपके 6.57 इंटू 10⁸, या सॉरी 5.6 उल्टा लिख दिया, 5.67 इंटू 10⁻8, 5.67 इंटू 10⁻8 इसका मान होता है। तो सिंपल कृष्णिका विकिरण स्टीफन नियम क्या कहता है कि कृष्णिका की सतह से
उत्सर्जित ऊर्जा उसकी ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। बस ये है ना। नेक्स्ट आपके सवाल है बोर्न ओपनहाइमर सनीटर, ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट इस साल के लिए। बोर्न ओपनहाइमर सनीटर, तो ध्यान रखना ये वैज्ञानिकों के नाम है। बोर्न ओपनहाइमर सनीटर वैज्ञानिकों के नाम है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो भी कोई भी पदार्थ है ना, तो उस पदार्थ के अंदर कुल 4 प्रकार की ऊर्जा होती है। इन्होंने ये बताया कि कोई भी पदार्थ है उसमें 4 प्रकार की ऊर्जा होती है और उस पदार्थ की कुल जो कुल ऊर्जा होती है ना, उन चारों का योग होती है। क्या बताया कि एक कोई भी पदार्थ, ये पदार्थ है, तो इसमें कुल 4 प्रकार की ऊर्जा होती है और जो कुल ऊर्जा होगी इस पदार्थ की, उन चारों का योग होती है। वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि किसी पदार्थ या अणु में कुल 4 प्रकार की ऊर्जा होती है और अणु की कुल ऊर्जा इनके योग के बराबर होती है, मतलब टोटल ऊर्जा इनके योग के बराबर होगी। तो अणु में कौन कौन सी 4 प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ये ई टोटल ऊर्जा होती है वो बराबर होती है ई इलेक्ट्रॉन ना, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक ई एल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। फिर इसके अंदर होता है ई रोटेशन ऊर्जा यानी गुणन ऊर्जा। उसके बाद में ई ट्रांसफर, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफर है ना, ई ट्रांसफर ऊर्जा। और एक होता है आपके ई वाइब्रेशन ऊर्जा। 4 प्रकार की टोटल ऊर्जा होती है। किसी भी पदार्थ में 4 प्रकार की ऊर्जा होती है, ई इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, ई रोटेशन ऊर्जा, ई ट्रांसफर ऊर्जा और ई वाइब्रेशन ऊर्जा। मतलब विद्युत, इसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा, इसको आप बोल सकते हो गुणन ऊर्जा रोटेशन, इसको बोलते हो ट्रांसफर यानी स्थानांतरण ऊर्जा और इसको बोलते हो कंपन ऊर्जा। तो ये इनका योग होती है कुल ऊर्जा, है ना। तो किसी भी गणित की जो कुल ऊर्जा होती है किनका योग होती है, इन चारों का योग होती है। तो कुल प्रकार 4 प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ये आपके बोर्न ओपनहाइमर सनीटर के अंदर आए तो इतना सा लिखना है डेट नंबर के अंदर। फिर आपके एक सवाल आता है एग्जाम के अंदर कि प्रसामान्यकरण फलन और लंबकोणीय फलन को समझाओ। क्या सवाल आता है, प्रसामान्यकरण फलन और लंबकोणीय फलन को समझो। तो इसमें आपको लाइन ये लिखनी है कि वह फलन जो निम्न प्रतिबंध की पालना करते हैं प्रसामान्यकरण फलन कहलाते हैं। मतलब इसकी कंडीशन है, प्रसामान्यकरण फलन किसे कहते हैं, जो इसकी पालना करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार डी टो इजिकल टू 1। अगर इसका मान साई स्टार डी टो का मान अगर 1 आता है तो उस फलन को अपन कहते हैं प्रसामान्यकरण फलन। समझ में आ गया, साई स्टार डी टो का मान अगर 1 आता है तो उसे अपन कहते हैं प्रसामान्यकरण फलन। और अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार डी टो इजिकल टू 0 आता है, ये टो है ना, जेड नहीं है, टो है ना, तो इसका मान अगर 0 आता है तो वो लंबकोणीय फलन है। तो अगर आपका आ जाए लंबकोणीय फलन और प्रसामान्यकरण फलन को समझाओ तो आप लिखना कि अगर साई स्टार डी टो का मान अगर 1 आता है तो उसे प्रसामान्यकरण फलन कहते हैं। और यदि किसी फलन का मान साई स्टार डी टो का मान 0 आता है तो उसे अपन लंबकोणीय फलन कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद में आपके एक एग्जाम आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत डेट नंबर के लिए। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, तो भी मैंने इसकी छोटी सी परिभाषा लिख दी है कि किसी सूक्ष्म कण का एक ही समय में स्थिति एवं संवेग एक साथ यथार्थता पूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता है। और मतलब क्या है, पहले इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 ये आपके एक फॉर्मूला होता है ना। इस फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल भी आते हैं। आपको एक्स क्या है यहाँ पर, स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता है, और पी क्या यहाँ पर संवेग में अनिश्चितता है ना। यह फॉर्मूला ध्यान रखना, आपको संवेग का मान दे देगा, स्थिति का मान पूछता है, ये स्थिति का मान दे देगा, वेग का मान पूछता है। इसे एक और रूप में कैसे लिखते हैं, ऊपर देना ना, डेल एक्स इंटू, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 इस तरह भी इसको लिखा जाता है। संवेग क्या होता है, अम्बित होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो ये आपके हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। ये ध्यान रखना, सूक्ष्म कणों के लिए लागू होता है, बड़े कणों के लिए लागू नहीं होता है। जैसे देखो, ये आपके पास में कोई नाभिक है, ये आपके पास में इसका कक्षाई है जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। अगर देखो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर कंटिन्यू चक्कर लगाते रहते हैं। मान लो कि आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पकड़ लिया, इस जगह पर पकड़ लिया, इस जगह पर पकड़ लिया, मतलब इस जगह पर आपने इसका क्या नोट कर लिया, मतलब इस जगह पर आपने इसका नोट कर लिया, वेग नोट कर लिया, वेग ज्ञात कर लिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो गतिशील है, मतलब रुकता थोड़ी है। इस टाइम इसकी दिशा ये है, जैसे आपने इसको यहाँ पर वेग नोट किया तब तक तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, फिर इधर 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 इस तरह से चक्कर लगाएगा। तो आपने वेग एक जगह पर, अगर आप वेग नोट कर रहे हो, एक जगह पर आप वेग नोट कर रहे हो, तो आप फिर इसकी स्थिति नहीं बता सकते हो कि ये इस दिशा में, ये नीचे या बाएं या दाएं, ये आप नहीं बता सकते हो। और अगर मान लो कि आपने इसका एक स्थिति बता दी, आपने मान लो कि यहाँ पर कहा कि वो इस दिशा में गति कर रहा है, तो इसका वेग तो बदलता रहेगा ना, क्योंकि आप इधर गति करने लग जाएगा। ये दिशा में आपने इसकी स्थिति बदल दी कि इस दिशा में गति कर रहा है,
तो वेग तो बढ़ जाएगा, इधर गति करेगा तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके जैसे कुछ एग्जाम के अंदर ये कुछ सवाल है 3-4, ये क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, आते रहते हैं, तो इनको देख लो एक बार। मतलब एक सवाल है आपके कि एक फलन जो परिमित एकमानी सतत के लिए एक पद लिखे, मतलब ऐसा कौन सा फलन है जो परिमित भी होता है, सतत भी होता है, एकमानी भी होता है। तो केवल एक लाइन में आंसर लिखना, आइगन फलन होते हैं जो परिमित होते हैं, एकमानी होते हैं और सतत होते हैं। परिमित का मतलब जिसका मान कोई परिमित संख्या प्राप्त होती है, इन्फिनिटी प्राप्त नहीं होता है ये। और एक मानी का मतलब जो एक मानी होना चाहिए, अलग अलग मानी, एक जगह पर अलग माना रहा, दूसरी जगह पर अलग माना रहा, ऐसा नहीं, सभी जगह पर एक ही मानना चाहिए। ठीक है, और फिर है जैसे आपका अगला सवाल है कि H2N2Cl2 जैसे अणु गुणन स्पेक्ट्रा क्यों नहीं दर्शाते। तो ध्यान रखना, गुणन स्पेक्ट्रा दर्शाने के लिए एक कंडीशन होती है कि उनमें ना उनका द्वितीय गुण शून्य नहीं होना चाहिए, उनका द्वितीय गुण क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। लेकिन H2N2Cl2 का द्वितीय गुण क्या होता है, शून्य होता है। इनका जो द्वितीय गुण होता है डाइपोल मूवमेंट, वो क्या होता है, शून्य होता है। सेम अणु ना, जो सेम अणु होता है ना, उनका द्वितीय गुण शून्य होता है, इसलिए ये क्या नहीं करते, गुणन स्पेक्ट्रा नहीं दर्शाते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, मतलब विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होता है ना, उसके किस क्षेत्र में आपको इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे। तो ध्यान रखना, दो क्षेत्रों में, पराबैंगनी अंतरदृष्टि क्षेत्र में आपको क्या प्राप्त होंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। पराबैंगनी विद्युत चुंबकीय लिखना ऐसे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी एवं दृश्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। पराबैंगनी जो क्षेत्र होता है वो होता है 200 से 400 नैनोमीटर, और दृश्य क्षेत्र होता है 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अपन ने कर लिए हैं। बाकी लगभग जो आते हैं एग्जाम्पल के अंदर वो अपन ने कर लिए हैं, और भी अगर थोड़े बहुत बच गए तो आप कर लेना। अब इसके बाद में अपन एक और वीडियो बनाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसके अंदर अपन 3-3 नंबर वाले सवाल कर लेंगे, है ना, जिससे आपके 4 वीडियो के अंदर पूरी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू।